क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। और आज हम करेंगे अपना लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। काफ़ी सिंपल से लेसन होने वाले हैं, लेकिन एज ऑलवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन होने वाले हैं, क्योंकि आज के लेसन में हम देखेंगे कि जापानीज़ में एडजेक्टिव्स किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले तो हम देख रहे थे नाउन्स को। नाउन्स हमने अलग अलग देखे थे, जैसे इनू, नेको। ये यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, थोड़ा सा पहले भी हमने इन्हें देखा था, आपको याद होगा। बिल्कुल लेसन नंबर 1 के जो हमारा पहला वोकेबलरी थी उसके अंदर हमने देखा था माकुरा, बेदो, स्टोन एंड सो ऑन। तो अब हम देखेंगे जरा एडजेक्टिव्स, सिफात, उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने बताना है फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है खुरुमा। आपने बताना है वो गाड़ी नई है, नई या पुरानी होना ये उसकी एक सिफ्त था। तो एडजेक्टिव ये कहलाता है इंग्लिश में। तो ये एडजेक्टिव्स किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जापानीज में, इंशाल्लाह आज की क्लास में ये भी करेंगे। और जो हमारा पांचवा लेसन होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम ये किस तरह बताते हैं कि हमें कोई चीज़ जापानीज में पसंद है या नहीं पसंद। उसके लिए भी दो सिंपल से वर्ड्स हैं, स्की और खिराई, उनको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले चूंकि हमारी वोकैबलरी है, इसको कोशिश कीजिएगा अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखें, इन सारों को अपने पास आप लिखते रहें। और गौर से सुने कि मैं इन्हें किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया भी था कि जो भी आपको होमवर्क मिलता है ना, तो साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के लिए, आपके एक्सेंट डेवलपमेंट के लिए कोशिश किया करें कि जो आपका होमवर्क होता है उसे आप प्रोनाउंस करके मेरे साथ उसे वॉइस नोट भी कर दिया करें, ताकि अगर आपकी कोई भी प्रोनाउंसिएशन वगैरह में अगर गलती हो तो मैं आपको वहाँ पे बता सकूँ। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एंड में जाके, जब आगे जाके आपकी कन्वर्सेशन वगैरह स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह में बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकल रही हों। क्योंकि ऐसा होता है उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपनी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सबके साथ ऐसा हो, इसीलिए कोशिश किया करें बेशक 1-2 मिनट का ही जो आपको होमवर्क मिलता है ना, मतलब उसे आप प्रोनाउंस करेंगे, कितना आपका टाइम लगेगा मैक्सिमम, मैं कहूँगा आपके कोई 10-15 सेंटेंसेस ही होते हैं। तो उसको आप प्रोनाउंस करके मेरे साथ शेयर कर दिया करें, इंशाल्लाह जो भी करेक्शन होगी वो मैं वहाँ पे कर दिया करूँगा। स्टार्ट करते हैं। डॉग को हम जापानीज में कहते हैं इनू। पहले भी हमने देखा था, यहाँ पर भी लिख लें इसे इनू। नेक्स्ट है कैट, बिल्ली को हम कहते हैं नेको। एलिफेंट, हाथी को हम कहेंगे जो। जो, ओ के आगे ऊ है, इसीलिए ओ की आवाज को ही हम खींच लेंगे जो। नेक्स्ट है हॉर्स, घोड़े को हम कहेंगे उमा। रैबिट, खरगोश, उसागी। आज के लेसन में भी ये इस्तेमाल होने वाले हैं ये सारे अल्फाज। पैंडा को हम क्या बोलेंगे, जैसा इंग्लिश में है तकरीबन वैसा ही जापानीज में है, पांडा। पैंडा इन इंग्लिश, पांडा इन जापानीज। माउस, नेजुमी। नेजुमी। लायन इन इंग्लिश, रायन इन जापानीज, तकरीबन वैसे ही आवाज है। और आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था कि जापानीज में एल नहीं होता, इसीलिए वो एल के बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं, वो आर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लायन को कहा है रायन। जराफ को बोलेंगे खीरिन। खीरिन। नेक्स्ट है काव, गाय को बोलेंगे उशी। उशी। मंकी, सारू। सारू। शीप, हित्सुजी। हित्सुजी। फॉक्स, कित्सुने, लोमड़ी को कहेंगे कित्सुने। और बेयर या भालू को हम कहेंगे खूमा। खूमा। अब इन सारे अल्फाज को एक दफ़ा मैं दोबारा आपके सामने पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा, कोशिश करें सारों को अपने पास लिख लें। इनु, नेको, जो, उमा, उसागी, पांडा, नेजुमी, रायोंग, किरिंग, उशी, सारू, हित्सुजी, कित्सुने, कुमा। आगे चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा लेसन होने वाला है, लेसन नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर भी थोड़े से पहले हमारे वर्ड्स ही आएंगे। कलर्स के नाम आ रहे हैं, जैसे आज के लेसन में हमने देखना भी है कि कलर्स को भी किस तरह जापानीज में बताया जाता है। जो मेन कलर्स होते हैं सारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट कलर, आपको याद होगा ना, हमने जब हम अपना लेसन नंबर 2 कर रहे थे वहां पर लिखा हुआ था नानी इरोदेस का। लेसन नंबर 1 में लिखा हुआ था नानी इरोदेस का, तो वहां पर आपको बताया था कि ये आपके आगे जाके लेसन्स में इसकी ग्रामर पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया व्हाट कलर नानी ईरो। नानी का मतलब क्या, ईरो का मतलब रंग, व्हाट कलर नानी ईरो। नेक्स्ट है कलर, कलर को आप सिंपली कहेंगे ईरो। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ना, जापानीज में जो आपका ओ लिखा होता है उसे भी वो ऊ पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे मुझे आवाज़ आई थी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस में, वो इसे पढ़ रहे थे ईरू। तो आप जापानीज में कोशिश करें जब आपका ओ लिखा हुआ है उसे ओ की ही आवाज़ दें। अगर आपका ऊ लिखा हुआ है तो आप उसके उसको आप ऊ की ही आवाज़ दें, क्योंकि अगर आप ये करते हैं कि आपका लिखा हुआ ईरो है उसे आप पढ़ते हैं ईरू हैं, तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। ईरू का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। फॉर एग्जाम्पल नेको का ईरू बिल्ली है, तो पूरा इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। आपने ये नहीं करना
जैसा आपका लिखा हुआ है कोशिश करें बिल्कुल वैसा ही प्रोनाउंस करें। जापानीज है ही आपके लिए इतनी आसान है, जो चीज़ लिखी हुई होती है बिल्कुल उसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। इंग्लिश की तरह नहीं है कि इंग्लिश में आपको सोचना पड़ता है कि यहाँ पर हमारा ए आ रहा है तो इसे ए पढ़ूँ, आ पढ़ूँ, ओ पढ़ूँ, ई पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो जापानीज में ऐसा नहीं है, जो चीज़ आपकी लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही आपने से पढ़नी है, तो इसे अपने लिए ज़्यादा मुश्किल आप ना बनाएं। नेक्स्ट है रेड, लाल रंग को हम बोलेंगे आका। आका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है। ये जो कलर्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये कलर्स के नाम असल में एडजेक्टिव्स नहीं है, ये सिफात नहीं है। ये असल में नाउन्स हैं, ये इसम है। ये कलर्स के नाम है सिर्फ। आप इसे ऐसे समझें कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग, नीला रंग, काला रंग, सफेद रंग, ये इस तरह लिखा हुआ है। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने आका लगाया, आका के आगे मैंने खुरमा लगा दिया, आका खुरमा, तो वो इस तरह होगा जैसे उर्दू में आप कह रहे हैं लाल रंग गाड़ी। लाल रंग गाड़ी की कोई सेंस बन रही है? नहीं बन रही। इसीलिए उसके बीच में हमें एक लफ्ज लगाना पड़ेगा जो है की, लाल रंग की गाड़ी। तो कौन सा लफ्ज अभी हम लगाएंगे आज के लेसन में, इंशाल्लाह उसे डिटेल में देखेंगे भी, लेकिन अभी के लिए आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। काफी लोगों को इसका नहीं पता होता। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि ये आपके कलर्स के नाम है, ये इसम है, ये नाउन्स है, ये एडजेक्टिव्स नहीं है। एडजेक्टिव्स किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव्स इंग्लिश में सिफ्त को बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका ब्लू। ब्लू को हम कहेंगे आओ। आओ। ब्लैक, काले को बोलेंगे खुरो। वाइट, शीरो। ब्राउन, चाइरो। अच्छा, चाइरो जो है ना, यहाँ पर एक इसे याद करने का भी एक ट्रिक कर लें। तो जैसे चाय को पंजाबी में आई गेस चा बोला जाता है ना, तो जापानीज में भी चाय को चा ही बोला जाता है। आप सुनेंगे आगे जाके चा, वैसे उसे यूजुअली ओचा बोला जा रहा होता है, लेकिन ओचा असल में वर्ड आपका चा ही होता है। उसे पोलाइट करने के लिए पीछे ओ लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है चाइरो। अपने जहन में रखिए, चा किसे बोलते हैं? चाय को बोलते हैं। चाइरो, चाय का रंग। यहाँ पर चाय किस रंग की होती है? ब्राउन कलर की होती है। तो चाइरो, चाय का कलर जो कि है ब्राउन। वैसे जापान में तो चाय ब्राउन नहीं होती, वो यूजुअली ग्रीन टी पीते हैं। लेकिन पाकिस्तान की निस्बत से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में चाय यूजुअली ब्राउन कलर की होती है। तो वहाँ पर जब आप चाइरो को देख रहे हैं, शुरू शुरू में से याद करने के लिए आप अपने जहन में रख सकते हैं कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। येलो की तरफ मूव ऑन करते हैं। येलो को हम बोलेंगे खीरो। खीरो। ऑरेंज जैसा इंग्लिश में है वैसा ही जापानीज में है, ऑरेंजी। ऑरेंज इन इंग्लिश, ऑरेंजी इन जापानीज। और जो ऑरेंज आपका फ्रूट होता है उसको भी ऑरेंजी ही बोला जाता है। पर्पल को आप बोलेंगे मुरासाकी। मुरासाकी, मुरासाकी। पिंक को आप बोलेंगे पिंक। पिंक। जैसा इंग्लिश में है तकरीबन वैसा ही जापानीज में है। हाँ, आपके पास अलग वर्ड तो है पिंक के लिए, आप उसे मोमो हीरो कह सकते हैं पिंक को, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो जाएगा जब आके जाके आप उसे वो कैब में देखेंगे। मैं कहूँगा वहीं से ही आप उसे कर लें तो बेहतर है, फिलहाल पिंक ही याद रख लें। ग्रे को कहने के दो अलग अलग आपके पास अल्फाज हैं। आप उसे ग्रे भी कह सकते हैं, ग्रे। आप उसे हाईरो भी कह सकते हैं, ग्रे एंड हाईरो, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट ब्लू। लाइट ब्लू को, लाइट ब्लू कलर को आप कहेंगे मीजू हीरो। अच्छा, मीजू हीरो के अंदर भी आपको ना याद करने के लिए आपके लिए एक आसानी है, और वो ये है कि मीजू जापानीज में कहा जाता है पानी को। अगर आप पानी का रंग इमेजिन करते हैं ना, वैसे ऑब्वियसली हम सबको पता है कि पानी जो है ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर होता नहीं है। लेकिन यूजुअली आप देखेंगे जैसे ओशंस वगैरह में, समंदरों में, चूंकि आसमान का जो, उसकी जो ब्लू जो स्काई होता है, उसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ रही होती है पानी के ऊपर, इसीलिए वो क्या नजर आता है? वो ब्लू नजर आता है। तो ये आप जो है मीडिया के अंदर भी आप यूजुअली देखेंगे, जैसे एनिमेटेड शोज हो गए या फिर मूवीज वगैरह में, जैसे समंदर यूजुअली दिखा रहे होते हैं तो उसका कलर यूजुअली ब्लू ही होता है। तो जब भी आप पानी को अपने जहन में इमेजिन करते हैं तो यूजुअली लाइट ब्लू कलर ही आता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं पानी का रंग मीजो हीरो जो कि लाइट ब्लू है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ग्रीन को हम कहेंगे मीदोरी। आज के लेसन में आपको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि जापानीज में आपके पास एक लफ्ज़ तो है ग्रीन के लिए। ग्रीन को हम मिदोरी कहते हैं, ब्लू को हम आओ कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जापानीज में कुछ कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो इतना ऑब्वियसली नज़र आ रहा होता है कि ये ग्रीन कलर की हैं, लेकिन वो उन्हें ब्लू कह रहे होते हैं। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए। ट्रैफिक सिग्नल्स आपके किस कलर के होते हैं? एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, कभी कभार येलो भी होता है। तो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को वो ब्लू कह रहे होते हैं। आपके जो पत्ते होते हैं, पत्तों को वो कह रहे होते हैं, वो उन्हें वो ब्लू पत्ते कह रहे होते हैं। आपके जो होते हैं ग्रीन, जो आपके मटर, मटर किस कलर कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो उन्हें ब्लू कह रहे होते हैं। एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट किस कलर का होता है? आप देखेंगे कि वहां पर जो है दरख्तों के ऊपर भी पत्ते लगे हुए हैं, कैनपी है उसकी, जमीन पे जो है ग्रास है, तो वो आपका ग्रीन कलर ही आपको यूजुअली फील होगा, वो उसे कहते हैं ब्लू।
तो वजह क्या है कि वो ग्रीन चीज़ों को भी ब्लू कह रहे होते हैं, आज के लेसन में इंशाल्लाह देखेंगे भी। चलिए नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड को हम कहेंगे खीरो। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन की एक चीज़ आ गई है, ज़रा इसे गौर से सुनिएगा। इसे पढ़ते हैं खीरो। तो मैं इसे यहाँ पर खिन ईरो नहीं पढ़ रहा, खिन ईरो नहीं पढ़ रहा, मैं इसे पढ़ रहा हूँ खीरो, खीरो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आपका जापानीज में न की जो आवाज होती है ना, वो कभी कभार आप देखेंगे वो आपका हार्ड एन की साउंड नहीं होती, वो आपके सॉफ्ट सी, जैसे उर्दू में नून गुन्ना होता है, उसकी आवाज बन जाती है। तो इसको आपने प्रोनाउंस किस तरह करना है, गौर से सुनिएगा, इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है कोशिश कीजिएगा, आप भी साथ साथ प्रोनाउंस करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आगे जाके काफी अलग अलग जगहों पे आप इसे इस्तेमाल होता सुनेंगे। सबसे पहले आपने करना यह है कि अगर आप अपनी, जब आप एन की आवाज निकालते हैं ना, एन, जब आप देखेंगे जब आप एन बोलते हैं ना, तो जुबान आपकी, जो जुबान की आपकी टिप है, वो आपके मुंह का जो अपर हिस्सा है उससे टच हो रही होगी। तो अगर आप ये करें कि अपनी जुबान को मुंह के अपर हिस्से के साथ आप टच ना करें, उसे थोड़ा सा बीच में गैप रखें, तो तब आपकी ये नून गुन्ने टाइप की आवाज आएगी, ये पढ़ा जाएगा खीरो। अगर आप अपनी जुबान को टच कर लेते हैं ऊपर वाले हिस्से से, तो ये पढ़ा जाएगा खिन ईरो। लेकिन अगर आप उसे टच नहीं करते तो ये पढ़ा जाएगा खीरो। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पर आप अपने जो जुबान का जो टिप है, उससे अपने माउथ के अपर पोर्शन से टच ना करें। तो ये आपकी जैसे जापानीज नेटिव्स प्रोनाउंस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी आवाज निकलेगी खीरो। और यही आपका यहाँ पर भी होना है, आपने इसे गिन ईरो नहीं पढ़ना। बहुत पाकिस्तान में ना, बहुत ही ज्यादा, ये बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया जाता। तकरीबन 90% से भी ज्यादा लोग इसे गिन ईरो खिन ईरो पढ़ते रहते हैं पूरी जिंदगी। आपने क्या करना है, आपने से जैसे जापानीज नेटिव्स पढ़ते हैं, आपने से पढ़ना है गीरो एंड खीरो। अच्छा, खीरो हम किसे कहते हैं, हम गोल्ड कलर को कहते हैं खीरो। और सिल्वर, हम जो है सिल्वर कलर को हम कहते हैं गीरो। चलिए नेक्स्ट हो गया है, नेक्स्ट चलते हैं जरा क्लियर की तरफ। जो पानी का एक्चुअल जो कलर होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, मैंने आपको बताया था, उसे आप कह सकते हैं थो में, थो में। और ये हमारे हो गए हैं कुछ कलर्स, कोशिश कीजिएगा इनकी जो है सारों को अपने पास लिख लें। अब हम मूव ऑन करते हैं कुछ नए फ्रेजेस की तरफ, और उसके आगे हम देखेंगे कि वो जो ग्रीन चीज़ों को वो ब्लू कह रहे होते हैं, वो क्या चीज़ होती है। तो ये आपकी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये वाले फ्रेजेस इस्तेमाल हो सकते हैं, खास तौर पे जो दो शुरू वाले हैं, एक्सक्यूज मी या आई एम सॉरी। इसके लिए आप जापानीज में जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो है सुमी मा सें, सुमी मा सें। और ये आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने एक्सक्यूज मी कहना है इंग्लिश में, आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाह रहे हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आप रेस्टोरेंट की स्टाफ को अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं सुमी मा सें। और आपका ये आई एम सॉरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी के पैर के ऊपर गलती से अपना पैर मार देते हैं, आप कह सकते हैं आगे से सुमी मा सें। तो ये तो हो गया है सुमीमा सेन का यूसेज। बाकी काफी अलग अलग जगहों पे आप सुमीमा सेन के इस्तेमाल को देखेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आई एम सॉरी या प्लीज फॉरगिव मी। बाकायदा तौर पे आपने कहना है कि मुझे माफ कर दें, तो आप क्या कहेंगे, गोमेन नासाई। गोमेन नासाई का मतलब है मुझे माफ कर दें, गोमेन नासाई, गोमेन नासाई। अच्छा, और इसको ना यूजुअली जब आप कैजुअली किसी से माफी मांग रहे होते हैं ना, तो वहां पर इसे शॉर्ट करके गोमेन भी कहा जाता है। नासाई को आप स्किप कर देते, जैसे आपको याद होगा ओयासुमी नासाई, ओयासुमी नासाई का मतलब है गुड नाइट। तो ओयासुमी नासाई का जो नासाई आप हटा देते हैं, तो वो बन जाता है ओयासुमी। तो मतलब सेम होता है, लेकिन वो कैजुअल बन जाता है। इसी तरह अगर आप किसी, जैसे अपने दोस्त को कहना चाह रहे हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर को कहना चाह रहे हैं, कोई आपका जिसके साथ कैजुअल रिलेशनशिप है, उसके उसको आप कह रहे हैं, तो वहां पर आप गोमेन नासाई के बजाय गोमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मली किसी को कहना चाह रहे हैं तो वहां पर आप गोमेन नासाई ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये जापानीज में क्या है, या ये जापानीज में क्या कहलाया जाता है, आप उसे कहेंगे निहोंगो दे नांदेस का, निहोंगो दे नांदेस का। अच्छा, यहाँ पर आपने कोई इसकी ग्रामर वगैरह पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो दे पार्टिकल है ये काफी आगे जाके हम पढ़ेंगे, अपनी बुक 2 में हम इसे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसे याद रख लें, निहोंगो दे नांदेस का। जापानीज में क्या है, दे का मीनिंग बेशक आप याद रख लें, इसका मतलब हो जाएगा में। जापानीज में क्या है, कोई भी चीज आपके सामने आती है, आपको नहीं पता इसे जापानीज में क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं निहोंगो दे नांदेस का, ये जापानीज में क्या है। फिर है व्हाट इज इट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में क्या है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंग्लिश को हम जापानीज में कहते हैं एगो, एगो दे नांदेस का, ये इंग्लिश में क्या है। और फिर आपने अगर जवाब देना है, फिर आपको जवाब दिया जा रहा है, तो अगर
आप आपने सवाल किया कि पेंसिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको वो कह सकते हैं ए गोदे पेंसिल देस। ए गोदे पेंसिल देस का मतलब है इंग्लिश में पेंसिल है। जो भी चीज़ है उसका नाम यहाँ पर डैश में आ जाएगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल करना है, गाड़ी को करना है निहोंगो दे कार देस के जाप इंग्लिश में, ए गोदे कार देस के इंग्लिश में इसे कार बोलते हैं, निहोंगो दे खुरुमा देस जापानीज में इसे खुरुमा कहते हैं। तो ये आपके कुछ फ्रेजेस हो गए हैं, आज के लेसन में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, कोशिश करें इन्हें अपने पास लिख लें। पहला वाला है सुमिमासेन, गोमेन नासाई, निहोंगो दे नान देस का, ए को दे नान देस का, ए गो दे डैश देस, निहोंगो दे डैश देस। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि ग्रीन चीज़ों को भी वो ब्लू कह रहे होते हैं। इसकी वजह बहुत ही सिंपल सी है। इसकी वजह यह है कि अभी तो हमारे पास है ना मिदोरी का वर्ड है ग्रीन के लिए। अभी हमने देखा है कि आओ हम कहते हैं ब्लू को, आओ, और ग्रीन को हम कहते हैं मिदोरी। लेकिन मसला ये है कि पहले मिदोरी का लफ्ज होता ही नहीं था। पहले मिदोरी का लफ्ज नहीं होता था। अगर हम हिस्टोरिकली देखें जापानीज लैंग्वेज को, तो वहां पर वो ग्रीन चीजों के लिए भी आओ का ही वर्ड इस्तेमाल करते थे। जो उनका आओ का वर्ड था ना, उनके अंदर ब्लू चीजें भी आ जाती थी, उनके अंदर ग्रीन चीजें भी आ जाती थी जो आओ का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए अभी भी कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि वही आपका पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। नया लफ्ज तो आ गया है मिदोरी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे वही पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। खास तौर पे आप देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पे, पत्तों में, आपके जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को भी वो ब्लू वेजिटेबल्स कह रहे होते हैं। आओ मोरी, आओ मोरी एक जगह है। आओ हम कहते हैं ब्लू को, मोरी हम कहते हैं फॉरेस्ट को। लेकिन आपको पता है कि फॉरेस्ट यूजुअली ब्लू, बल्कि फॉरेस्ट कभी भी ब्लू होते नहीं है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं ब्लू फॉरेस्ट। लेकिन मतलब उसका ये है कि वो ग्रीन फॉरेस्ट है। तो ग्रीन चीजों को भी वो ब्लू कह रहे होते हैं। वजह मैंने आपको बता दी है इसकी, कि पहले आपका ग्रीन का वर्ड होता ही नहीं था जापानीज में। वो आपका जो वर्ड है ना आओ, वो ही इस्तेमाल किया जाता था ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए, दोनों के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते गए आपका एक नया वर्ड आ गया मिदोरी। अब जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनके अंदर आप देखेंगे, मॉडर्न चीज़ें क्या, कुछ कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि वहां पर आपका मिदोरी इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जगहों पे आपका अभी तक आओ ही इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये काफ़ी वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है ये चीज़ ग्रीन है, तो वो उसे ब्लू क्यों कह रहे होते हैं। वजह इसकी यही है कि पहले उनका वर्ड ही नहीं होता था। ग्रीन एप्पल्स को भी वो ब्लू एप्पल्स कह रहे होंगे, आओरिंगो। आगे चलते हैं जरा। हमारा पार्टिकल तो अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा पार्टिकल है अभी तक का, आप समझे अभी तक का हमारा सबसे सिंपल सा पार्टिकल होने वाला है। इसको आप इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है। इंग्लिश और उर्दू में जब आप मल्टीपल चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ों की बात करते हुए आप ये करते हैं कि उनके बीच में या तो आप कॉमा लगा देते हैं, या फिर आप एंड लगा देते हैं, या फिर उर्दू में आप और लगा देते हैं। जापानीज में क्या होगा, अगर आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, आप उनके बीच में एक लेटर आप लगा देंगे, और वो है द लेटर तो। ये आप लगा देंगे उनके बीच में। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अ डॉग, अ कैट, अ हॉर्स एंड अ पिग। चलें सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ब्लू, पर्पल एंड पिंक। आओ, तो, मुरासाकी, तो, पिंक। जापानीज में आप ये नहीं देखते कि आपका आखिरी वर्ड है, आखिरी वर्ड के साथ आप एंड लगाएंगे, बाकियों के साथ आप कॉमा लगाएंगे। जापानीज में सारों के साथ ही आपने तो लगा देना है, सारों के बीच में आपने तो लगा देना है। आओ, तो, मुरासाकी, तो, पिंक। ब्लू, पर्पल एंड पिंक। मैं, आप और तानाका सान, वाताशी तो अनाता तो तानाका सान, वाताश तो अनाता तो तानाका सान। A dog, a cat, a horse, and a pig. Inu to neko to uma to buta. Inu to neko to uma to buta। इस तरह आप इस्तेमाल करते हैं अपना तो पार्टिकल। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जुमलों में भी किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं वाताशी नो खुरुमा वा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी आपके सामने जुमला आता है आप उसे वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट करें इनटू उर्दू। इंग्लिश में से ना ट्रांसलेट करें, क्योंकि इंग्लिश मैंने आपको बताया था आप वर्ड बाय वर्ड करेंगे ना, वो आपका पूरा सेंटेंस ही बिगड़ जाता है। तो वाताशी नो कुरुमा, मेरी गाड़ी, वा टॉपिक मार्कर आ गया, इसका मतलब है वो किसके बारे में बात करें, वो अपनी गाड़ी के बारे में बात करें। वाताशी नो कुरुमा हमारे जुमले का मौजू बन गया है। वाताशी नो कुरुमा वा खुरो तो गीरो देस। खुरो काली, तो, और गीरो सिल्वर देस है। मेरी गाड़ी ब्लैक और सिल्वर है। सिंपल सा ये पार्टिकल है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थोमोदाची नो नेको वा, थोमोदाची नो नेको, दोस्त की बिल्ली, वाह टॉपिक मार्कर आ गया है। चाइरो, उसका ब्राउन कलर है, तो शीरो, और वाइट है। मेरे दोस्त की बिल्ली ब्राउन और वाइट है।
देखिए कितना सिंपल सा पार्टिकल है, तो पार्टिकल। जब भी आप किसी मल्टीपल चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उनके बीच में आपने अपना तो पार्टिकल लगा लेना है। रिंगो, सेब, तो सुइका, और तरबूज तो बनाना, और केला। रिंगो तो सुइका तो बनाना, इनु तो नेको तो उसागी, डॉग और कैट और रैबिट। इस तरह आपका दो पार्टिकल इस्तेमाल होगा। अब हम देखेंगे कि जापानीज में एडजेक्टिव्स किस तरह बनाए जाते हैं, सिफात किस तरह बनाई जाती हैं। जापानीज में ना आपके एडजेक्टिव्स की तीन अलग अलग टाइप्स होती हैं, तीन अलग अलग किस्में होती हैं इसकी। और सबसे पहली जो हम किस्म देखेंगे ना, वो होने वाले हैं नो एडजेक्टिव्स। ये अपने पास लिख लीजिएगा, नो एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। नो एडजेक्टिव्स वो वाले होते हैं जो कोई भी आपने अपना नाउन उठाया, कोई भी इसम उठाया, इसम उठा के उसके आगे आपने अपना नो पार्टिकल लगा दिया, उसके आगे आपने नो लिख दिया है। नो का जो लेटर है आप किसी भी नाउन के आगे लगा लें, किसी भी इसम के आगे लगा लें, तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, वो एक सिफ्त बन जाती है। जैसे निहोन, निहोन एक का नाउन है, एक इसम है, ठीक है, जापान को हम कहते हैं। अगर मैं बोलता हूं निहोन नो, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जापानीज, जापानी। अगर मैं कहता हूं निहोन नो कुरुमा, जापानीज गाड़ी। निहोन नो थाबे मोनो, जापानीज खाना। तो इस तरह आप कोई भी अपना नाउन उठा के उसके आगे नो लगाएं, वो आपका एक एडजेक्टिव बन जाएगा। थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर पहले वही लिखा हुआ है, निहोन नो थाबे मोनो, निहोन नो जापानीज थाबे मोनो खाना। सिंपल आपने नो पार्टिकल लगाया जापान के आगे, और उससे आपका एक नाउन कन्वर्ट हो गया एक सिफ्त में, एक एडजेक्टिव में तब्दील हो गया। थाबे मोनो हम कहते हैं खाने को, बेशक अपने पास ये लिख ले, बाकी आगे जाके एक दफा दोबारा ये आपके वो कैब में आएगा। अमेरिका, अमेरिका को कहते हैं अमेरिका नो खुरुमा, अमेरिकन गाड़ी। वैसे अमेरिका हमारा नाउन है, एक जगह का नाम है। तो अमेरिका नो अमेरिकन खुरुमा गाड़ी, अमेरिका नो खुरुमा अमेरिकन गाड़ी। फिर है जापानीज बुक, निहोंगो, निहोंगो कहते हैं जापानीज लैंग्वेज को, वो भी एक नाउन है, वो एक इसम है। निहोंगो नो जापानीज की होन, किताब, जापानीज की किताब, निहोंगो नो होन। तो इस तरह आपका ये नो एडजेक्टिव्स आपके बनते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, हमने अभी तक जो कलर्स के नाम पढ़े हैं, जैसे आका, आओ, खीरो, मुरासाकी, खुरो, शिरो, चाइरो, इन सारों के साथ भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना कि वो आपके इसम है, वो सिफात नहीं है, वो इसम है। तो उनके आगे भी मैं नो पार्टिकल लगाऊंगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर जरा एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, आप ये नहीं कर सकते कि जैसे आपने देखा है कि मीदोरी हम कहते हैं ग्रीन कलर को, ठीक है, तो आपने कहा मीदोरी खुरुमा, मीदोरी खुरुमा गलत हो जाएगा। मीदोरी खुरुमा का मतलब आप ऐसा समझें, इसका मतलब है उर्दू में कि हरे रंग गाड़ी, हरे रंग गाड़ी, लेकिन उसके बीच में आपने अपना नो पार्टिकल लगाना है, उससे उसका मतलब हो जाएगा हरे रंग की गाड़ी, मीदोरी नो खुरुमा। तो अब जरा एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। अगर आप कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे इसका इनकरेक्ट वर्जन लिखा हुआ है, जो गलत वर्जन है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसका जो सही वर्जन है वो लिखा हुआ है, किस रंग की गाड़ी। जैसे उर्दू में आप कह रहे हैं किस रंग की गाड़ी, की हमने देखा था किससे ट्रांसलेट होता है जापानीज में, नो आप लगा देते हैं। नानी ईरो नो खुरुमा, किस रंग की गाड़ी। अब वाइट रैबिट, सफेद रंग का खरगोश, शीरो नो उसागी, कलर का नाम, उसके आगे नो पार्टिकल, इसका मतलब बन गया सफेद रंग का उसागी खरगोश। अब ब्राउन मंकी, चाइरो नो सारू, ब्राउन रंग का मंकी। या फिर अ ब्लैक बेयर, काले रंग का भालू, खुरो नो खुमा। यानी नो पार्टिकल आपने लगा देना है अपने कलर्स के नाम के आगे, और उससे वो एडजेक्टिव्स में तब्दील हो जाएंगे, और उसके आगे कोई भी चीज़ का आप नाम लगा सकते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अ ग्रीन पिलो, उसको आप बोलेंगे मीदोरी नो माकुरा। तो इस तरह आपके नो एडजेक्टिव्स बनते हैं जापानीज में। थोड़े से एग्जाम्पल जुमले, सॉरी एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर लिखा हुआ है आका नो खुरुमावा अनाता नो देस का। सबसे पहले, बल्कि इस जुमले को ना कोशिश करें आप में से ही कोई मुझे ट्रांसलेट करके बताए, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं। इसको वर्ड बाय वर्ड आप कन्वर्ट करें, वर्ड बाय वर्ड इसे उर्दू में कन्वर्ट करें। आप में से कोई बेशक चैट में लिख लें या फिर अपना माइक ऑन करके बताएं। आका नो खुरुमा वा अनाता नो देस का, वर्ड बाय वर्ड इसे कन्वर्ट करें। लाल गाड़ी, अका नकुरुमा, लाल रंग की गाड़ी, नाटा नो दिस का, किसकी है? तुम्हारी है। लाल रंग की गाड़ी तुम्हारी है, अनाता यू, दिस का,
आपकी है। लाल रंग की गाड़ी आपकी है। अनाता यू होगा ना देश का। यस एग्जैक्टली, यस बिल्कुल सही आपने ट्रांसलेट किया है। और ये हमारा बन जाएगा, आका नो खुरुमा लाल रंग की गाड़ी आनाता नो आपकी देश का है क्या। लाल रंग की गाड़ी आपकी है क्या। से नेक्स्ट सीधा चलते हैं। अब नुमाना आपके अलावा कोई मुझे बताएगा, दारे नो पिंक नो ये देश का। आप में से कोई मुझे बताए, दारे नो पिंक नो ये देश का क्या इसका मतलब बनेगा। वर्ड बाय वर्ड दोबारा इसे कन्वर्ट करें। पहले दारे को कन्वर्ट करें उर्दू में, इसका क्या मतलब बनेगा, फिर नो को, फिर पिंक। दारी दारी नो whose हम्म। pinko pink no पिंको। पिंक और नो ये ये, क्या है? ये किसे कहते हैं। पिंको नो ये ये घर को कहते हैं। हम्म। ये अ, ये दिस का हम्म। whose ये पिंक कलर घर किसका है? इस अगर इसे उर्दू में करें, ये पिंक रंग घर किसका है? इस ओहो पिंक पिंक रंग कलर। का घर किसका है। दारे नो या किसका, पिंक नो ये देश का, दारे नो किसका, पिंक नो ये पिंक रंग का घर है। किसका पिंक रंग का घर है। देखें उर्दू में अगर इसे कन्वर्ट किया ना, अगर आप इसे इंग्लिश में करें ना, तो इंग्लिश में आपको मसले आते ही रहेंगे। आप पहले पहले को कर रहे हैं हुज, फिर कर रहे हैं पिंक हाउस इज, तो ये आपका मसला चलता ही रहेगा। क्योंकि इंग्लिश में ना, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ना थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस होनी चाहिए जापानीज की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू शुरू में ना इसे उर्दू में ही कन्वर्ट किया करें, इससे बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। दारे नो किसका, पिंक नो ये पिंक रंग का घर देश का है। किसका पिंक पिंक रंग का घर है। देखें कितना आराम से ये ट्रांसलेट हो गया। फाइनल वाला सेंटेंस देखते हैं। पिंक नो माकुरा वा बोख नो देश। पिंक नो माकुरा वा बोख नो देश, इसको ट्रांसलेट करें, बहुत ही आसान सा जुमला है। पिंक तकिया अ, उस लड़के का है नहीं, बोकू क्या? किसे बोलते नहीं, हैं। बोकू किसे बोलते हैं? बोकू लाइक उस लड़के के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं, होता है, मतलब कि बोकू अगर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर ओको मीन आप माइन। लड़के हो। ये बताशी। हमने देखा था ना कि जैसे वाताशी हम कहते हैं अपने आप को, बोकू भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन बोकू यूजुअली लड़के इस्तेमाल करते हैं। पिंक नो माकुरावा बोकू नो देस, पिंक तकिया मेरा है। उस लड़के का की आपने बात करनी हो, उस लड़के को हम बोलते हैं खारे। अगर मैं बोलता पिंक नो माकुरावा खारे नो देस, इसका मतलब हो जाता कि पिंक तकिया उस लड़के का है। चलिए अब थोड़े से देखते हैं, अब नेक्स्ट एडजेक्टिव की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एडजेक्टिव की तीन अलग अलग एग्जाम होती हैं। जो दो इसकी एग्जाम है वो आज के लेसन में कर लेंगे, और जो बाकी हमारा रह गया है, जो तीसरी इसकी जो टाइप है, वो काफी आगे जाके हमारे बुक 2 के अंदर आता है। तो यहाँ पर जरा देखते हैं आपके ई एडजेक्टिव्स किस तरह बनाए जाएंगे। एक जो दूसरी एडजेक्टिव की टाइप है ना, उसका नाम है ई एडजेक्टिव्स। तो उनको जरा देखते हैं। तो आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में ई आ रहा होता है, उनको सिंपली कहा जाता है ई एडजेक्टिव, सिंपल एज दैट। जिन जिन सिफात में ई आ रहा होता है उनके एंड में उन्हें कहा जाता है ई एडजेक्टिव्स। और इनकी खास बात यह है कि अगर इनको आप इस्तेमाल करें ना, तो आपको नो पार्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक हमारा वर्ड है फुरुई। फुरुई के एंड में ई आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा ई एडजेक्टिव है। अब फुरुई ई एडजेक्टिव है ना, तो अगर आपने किसी चीज को डिस्क्राइब करना है इसके जरिए, तो आपको इसके आगे नो पार्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं फुरुई खुरुमा। और फुरुई खुरुमा का मतलब हो जाएगा पुरानी गाड़ी। फुरुई पुराने को कहते हैं, पुरानी गाड़ी, कोई नो पार्टिकल बीच में लगाने की जरूरत आपको नहीं है। यस, पुरानी गाड़ी, ओल्ड कार। अब जरा देखते हैं। अच्छा मजे की बात यह है, जो अभी आपने कलर्स के नाम पढ़े थे ना, आकानो, खुरोनो, शिरोनो, तो उनकी हमारी ई एडजेक्टिव फॉर्म भी मौजूद है। जैसे आपने पहली जो हमारी बिल्कुल पहली क्लास थी ना, वहां पर हमने प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्रैक्टिस की थी आकाई। आकाई के अंदर आपने देखा था कि वो आपका आका के बजाय आकाई इस्तेमाल हो रहा है, वो भी हमने देखा था, उसको लाल रंग को ही कहते हैं। तो वो आपका ई एडजेक्टिव फॉर्म जो है लाल रंग की इस्तेमाल हो रही है वहां पे। तो जरा यहाँ पे देखते हैं किन किन कलर्स की हमारी ई एडजेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होती है। आकाई,
लाल रंग को कहते हैं, और ये यहाँ पे सिफ्त बन चुकी है। आका एक इसम था, एक नाउन था, आकाई आपका एडजेक्टिव बन गया, एक सिफ्त बन गई है। तो आपने बात करनी है लाल गाड़ी की, आप कह सकते हैं आकाई खुरुमा। आपने बात करनी है लाल तकिए की, आप कह सकते हैं आकाई माकुरा। नेक्स्ट देखते हैं आओ, पहले हमने देखा था आओ नीले रंग को कहते हैं, आओई बन गया नीले रंग का या नीले रंग की, यह नीला। तो इसके आगे आपको नो लगाने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं आओई पेन, ब्लू पेन। फिर है खुरोई। खुरोई किससे निकला है, खुरो के आगे आपने ई लगा दिया है, ये बन गया खुरोई। तो आप कह सकते हैं खुरोई इनू, ब्लैक डॉग। शिरोई, शिरो से निकला है, शिरो हमने देखा था वाइट कलर को कहते हैं, शिरोई वाइट, और शिरोई नेको वाइट कैट। चाइरोई, पहले हमने देखा था चाइरो कहते हैं ब्राउन कलर को, चाइरोई बन गया ब्राउन कलर का या फिर ब्राउन। चाइरोई नेको ब्राउन कैट। खीरोई येलो, खीरोई क्या कर लें, खीरोई घर कर लेते हैं, खीरोई ये येलो रंग का घर। तो ये आपके वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप ई फॉर्म उनकी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई नो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके बाकी बचते हैं, जैसे मीदोरी हो गया, मुरासाकी हो गया, उनकी कोई ई फॉर्म नहीं है, उनके साथ आपने नो पार्टिकल लाजमी लगाना है। सिर्फ इनके साथ जो है आप इनकी ई फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं, अब आपका हो सकता है क्वेश्चन हो कि हमें पता किस तरह चलेगा कि हमने आकाई खुरुमा कहना है या आका नो खुरुमा कहना है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप आकाई खुरमा भी कह सकते हैं, आप आकानो खुरमा भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब 100% सेम है। एक जगह पे आप कह रहे हैं लाल गाड़ी, जैसे उर्दू में आप लाल गाड़ी भी कह सकते हैं, लाल रंग की गाड़ी भी कह सकते हैं। आकाई खुरमा समझे आप कह रहे हैं लाल गाड़ी, आकानो खुरमा समझे आप कह रहे हैं लाल रंग की गाड़ी। आओई पेन का मतलब हो जाएगा ब्लू पेन, आओ नो पेन का मतलब हो जाएगा ब्लू रंग का पेन। मतलब दोनों का सेम ही है। अब जरा देखते हैं, आकाई खुरुमा लाल गाड़ी, आओई पेन ब्लू पेन, चाइरोई नेको ब्राउन, चाइरोई नेको ब्राउन कैट, और शिरोई इनु वाइट डॉग। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है वेदर यू यूज द ई एडजेक्टिव और नो एडजेक्टिव वर्जन ऑफ अ कलर इज योर चॉइस, यानी ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप ई एडजेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करें या फिर नो एडजेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करें कलर्स की। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कलर्स की हो रही है। तो अ येलो जराफ, उसे आप खीरोई खीरिंग भी कह सकते हैं, आप उसे खीरो नो खीरिंग भी कह सकते हैं। ब्लू गाड़ी को आप आउई खुरुमा भी कह सकते हैं, आओ नो खुरुमा भी कह सकते हैं। ब्राउन हॉर्स चाइरोई उमा या फिर चाइरो नो उमा। रेड फ्रूट आकाई फ्रूट्स या फिर आका नो फ्रूट्स। तो ये आपके हो गए हैं एडजेक्टिव्स। नो एडजेक्टिव भी हमने देख लिए हैं और हमने ई एडजेक्टिव भी देख लिए हैं, जिससे हमारा जो लेसन नंबर 4 है वो तो होता है कंप्लीट। अब इससे पहले कि हम लेसन नंबर 5 की तरफ जाएं, और मैं आपको एक हीरा गाना की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जो कि लास्ट होमवर्क में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊं, अभी तक हमने आज के लेसन में काफी नई नई चीजें देखी हैं। हमने कलर्स के नाम देखे हैं, हमने देखा है कि नो एडजेक्टिव किस तरह बनाए जाते हैं, कोई भी नाउन उठाया, नाउन के आगे नो पार्टिकल लगा लिया। हमने देखा है कि ई एडजेक्टिव्स हमारे कलर्स के खास तौर पे हमने आज के लेसन में देखे हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास में से, तो आज के इस वाले लेसन में से, तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। आपने कोशिश करनी है कि आज के लिए ना क्वेश्चन आंसर इसके आपने लाजमी देखने हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर को जो है ना आपने कभी भी लाइटली नहीं लेना, ये मैं आपको पहले से वार्न कर देता हूँ। देखें हर बैच में ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स को और होमवर्क को लाइटली ले लेते हैं। आप में से भी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना होमवर्क सबमिट ही नहीं करते। तो बिलीव मी, ये इतने मसले की बात है कि ये ऐसे है जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आप फार्मूलाज को याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, क्लास में आपकी टीचर उन्हें बता देती है, लेकिन एंड में जाके उसकी कोई एक्सरसाइजेस आप नहीं करते, उसके सवाल जवाब आप नहीं करते। तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक ये काम है। तो आगे जाके जब उन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करने की बारी आएगी, तो आपको पता ही नहीं होगा इसे मैं किस जगह पे इस्तेमाल करूंगा। तो या तो आपने किए हुए होंगे कि जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो भी है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल किस तरह करना है ये आपको किस तरह आएगा जब खुद से आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स आपने लाजमी करने हैं, बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बहुत इंशाल्लाह इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, जो आपके एंड में जो राइटिंग की प्रैक्टिस होती है वो, अगर आप मैं कहूँगा 10 से 15 मिनट लगा के ये कर लेते हैं, तो इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि एंड में जाके आपको पूरी पूरी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। तो चाहे एग्जाम का टाइम आ रहा है, जेएलपीटी एग्जाम आपका आ रहा है, या फिर कोई भी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस वगैरह आप कर रहे हैं, आपको ये बुक रिवाइज करनी नहीं पड़ेगी अगर आप साथ साथ होमवर्क की एक्टिविटीज करते रहते हैं। मैं बार बार जोर इसलिए देता हूँ इसे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कहने के बावजूद कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं करते होमवर्क। सुने तो
मैं आपको बता रहा था कि हीरा गाना की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ज़रा उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, सॉरी, जो लास्ट होमवर्क आपके साथ शेयर हुआ था हीरा गाना का, ता ची त्सु ते तो जो आपका त्सु का जो लेटर है, इसके ना दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। या तो इसे बड़ा आप बना लें जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो मेरा कोई लफ्ज हो सकता है जैसे थत्स। थत्स का मतलब होता है खड़ा होना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो त्सु है ना वो तकरीबन इस ही साइज का बना हुआ है। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ कि मैं जो हमारा त्सु है उसे बिल्कुल छोटा सा बना देता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये कितना छोटा हो गया कंपेयर टू माय प्रीवियस लेटर। तो इससे क्या होता है, ये आपका त्सु इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इस तरह जैसे अरबी में आपका शद इस्तेमाल किया जाता है। जब आप शद लगाते हैं किसी भी हर्फ के ऊपर तो उससे आप उस लफ्ज को डबल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको तब्बत की भी एग्जांपल दी थी, तब्बत के ऊपर शद लगा हुआ है तो आप अपने बा को डबल कर रहे हैं। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने अपने अगले लेटर को डबल करना होता है। जैसा कि मैंने बात करनी है, एक जगह पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं आ, और एक जगह पे मैंने लिखा है ता। ये बन गया है आता। लेकिन अगर मैं इसके बीच में छोटा सा त्सु लगाता हूं, इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि जो अगला मेरा लेटर आ रहा है वो हो जाएगा डबल। तो ये बन जाएगा आता। इसी तरह अगर मेरा लफ्ज है माता, माँ और उसके आगे ता, अगर मैं करता ये हूं कि उसके बीच में मैं छोटा सा त्सु लगा लेता हूं, बड़ा त्सु नहीं, अगर बड़ा त्सु लगाया तो फिर तो वो त्सु ही बड़ा जाएगा, उसे बड़ा जाएगा मात्सुता। लेकिन अगर मैं छोटा त्सु लगाता हूं, इसको हम पढ़ेंगे माता। माता, देखेंगे हमारा डबल हो गया है वर्ड। अगर मेरा वर्ड है ऊता, पहले भी हमने देखा था इसे हम गाने को कहते हैं, सॉन्ग को जापानीज में उता कहा जाता है। अगर आप ये करें कि इसके बीच में आप छोटा सा त्सु लगा लें तो ये बन जाएगा उत्ता। उत्ता का मतलब होता है बेच दिया, सोल्ड। जैसे खुरुमा उत्ता गाड़ी बेच दी, ये उत्ता घर बेच दिया। तो इस तरह आपका छोटा त्सु इस्तेमाल होता है काफी अलग अलग जगहों पे, आप देखेंगे। जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, वैसे आपकी जो है ना इसकी प्रैक्टिस मैंने आप सबके साथ डीएम में शेयर कर तो दी थी, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं की तो कोशिश कीजिएगा एंड में जो इसकी लेसन नंबर 4 की एक्टिविटीज है उनको लाजमी एक दफा आप गो थ्रू करें। अब हम जरा चलते हैं अपने लेसन नंबर 5 की तरफ, जो कि जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं पसंद, वो हम, सॉरी, तो जापानीज में कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं पसंद वो हम किस तरह कहते हैं। तो इसके ऊपर मूव ऑन करने से पहले एक दफ़ा आप सबने ये करना है कि क्लास को आपने लीव करके रिज्वाइन कर लेना है।